Hello, welcome back to my channel Jigar Tutorials. Myself Shreyans and today we are going to start CBSE Class 10 Geography Chapter Resources and Development Part 2. Before starting this lecture, मैं पिछले 2 वीडियोस जो डाला था उसमें मुझे कई लोग कमेंट किए, कई लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि सर आपकी राइटिंग विजिबल नहीं है, नोट्स नहीं क्लियरली बन पा रहे हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आगे से आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। आप कमेंट करोगे तभी तो मैं उसका सोल्यूशन निकाल पाऊंगा, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज फील फ्री टू शेयर विद अदर्स, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बांटते रहो। चलते हैं अपने टॉपिक पे। पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है और कितने टाइप्स होते हैं। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में रिसोर्स जिस तरीके से यूज करते हैं, पास्ट एरा से अभी तक के जो उसके डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो कैसे हुआ है, ठीक है। तो रिसोर्स बहुत, जब एंशिएंट एरा में हम लोग थे तो ये माना जाता था, ह्यूमन ये मानते थे कि रिसोर्स जो है वो गॉड गिफ्टेड है, वो कभी खत्म नहीं होगा, वो भगवान का दिया हुआ है। बट कुछ टाइम तक उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करने के बाद बिंदास एकदम यूज करते गए, कोई उसका प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं था, जितना यूज होता जरूरत पड़ती थी उतना यूज करते, जरूरत से ज्यादा यूज करते थे, अपनी नीड्स के लिए नहीं, अपनी ग्रीड्स के लिए भी लोग उसको यूज करते थे। नीड और ग्रीड में डिफरेंस तो पता ही है। अपनी लालच को पूरी करने के लिए लोग इसका यूज करने लगे। उन लोगों को लगता था कि ये गॉड गिफ्ट है, बट क्या सीरियसली रिसोर्सेज गॉड गिफ्ट है? नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो रिसोर्सेज कुछ टाइम बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे, ठीक है। जब बिना किसी रुकावट किए उसे यूज करते गए तो अब टाइम आ गया था प्रॉब्लम की। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आई तो देखते हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी जिससे हमें फ्यूचर जनरेशन को और प्रेजेंट टाइम दोनों को डिस्टर्बेंस हो रही थी और दोनों की लाइफ सर्वाइवल डेंजरस हो गई थी। क्या हुआ? पहली प्रॉब्लम, डिप्लेशन फॉर सेटिस्फाइंग इंडिविजुअल्स ग्रीड, मतलब लोगों की लालच पूर्ति के लिए रिसोर्सेज का यूज करना, ये रिसोर्सेज को डिप्लेशन के कगार पे लेते गया। डिप्लेशन का मतलब होता है कि स्कार्सिटी कह सकते हो, ठीक है। डिप्लेशन की वजह से एनर्जी क्राइसिस होने लगी, फ्यूल्स सारे खत्म होने लगे, वुड्स खत्म होने लगे। तो पहला क्या हुआ कि लोगों की ग्रीड को फुलफिल करते हुए, अगर लोग नीड्स फुलफिल करते तो ऐसा नहीं होता। देखो गांधी जी की एक स्टेटमेंट है, आपके पेपर में भी अक्सर पूछ सकता है कि द स्टेटमेंट, गांधी जी का स्टेटमेंट क्या था कि रिसोर्सेस आर सफिशिएंट टू फिल एवरीवन्स नीड, मतलब हर लोगों की नीड्स फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है, बट नॉट फॉर एनी वंस ग्रीड, मतलब किसी एक के भी लालच की पूर्ति के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। मतलब अगर सभी लोग अपने सिर्फ नीड के लिए यूज करें तो रिसोर्स कभी कम नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक इंसान भी अपनी ग्रिड्स के लिए उसको यूज करना शुरू कर दिया तो रिसोर्स का कम पड़ना तय है। तो लोग उस टाइम पे अपनी नीड्स नहीं, अपनी ग्रिड्स सेटिस्फाई करते थे, जिसकी वजह से डिप्लेशन के कगार पे लोग पहुंच गए थे। तो पहली प्रॉब्लम क्या हुई? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग द ग्रिड्स। सेकेंड प्रॉब्लम थी एक्यूमुलेशन इन सम हैंड्स। रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सोसाइटी में इक्वली डिवाइडेड नहीं था, किसी के हाथ में ज्यादा रिसोर्सेज थे, किसी के हाथ में कम रिसोर्सेज थे। इससे क्या हुआ? सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई। जिनके हाथ में ज्यादा रिसोर्सेज थे वो रिच की कैटेगरी में आ गए, जिनके हाथ में कम रिसोर्सेज थे वो पुअर के कैटेगरी में आ गए, ठीक है। तो रिच और पुअर दो पार्ट में सोसाइटी हमारी डिवाइड हो गई। तीसरा, ओवर यूटिलाइजेशन कॉजेज टू ग्लोबल क्राइसिस। ग्लोबल क्राइसिस का क्या मतलब है? तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो थी वो बदलने लगी, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने लगी। पॉल्यूशन की वजह से हमारी ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज होने लगा। आपको पता है अभी प्रेजेंट में भी आप देखोगे ओजोन डिप्लेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी चीजें होने लगी, ठीक है। और फोर्थ प्रॉब्लम, लैंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन मतलब ग्रेड की कमी, ग्रेड की कमी का मतलब क्वालिटी का लो हो जाना। तो लैंड की जो क्वालिटी थी वो कम होने लगी। अब कैसे कम होती थी तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। लैंड डिग्रेडेशन एक पूरा टॉपिक है, उसमें देखेंगे। तो ये चारों प्रॉब्लम्स जो थी ये जब लोगों के सामने आई तो इसकी वजह से क्या हुआ? लोगों का जो डेवलपमेंट का स्पीड था, जिस तरीके से लोग डेवलपमेंट कर रहे थे, जिस तरीके से लोग रिसोर्सेज का यूज कर रहे थे, उसमें एक
क्या बोलते हैं उसको, बैरियर आने लगा, ठीक है, एक तरीके का रुकावट आने लगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो डेप्लीट होने लगे थे, रिसोर्सेज खत्म होने लगे थे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट हो गया था। साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स भी खतरे में पड़ गई थी। फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बचने थे, प्रेजेंट के लिए नहीं बच रहे थे, तो फ्यूचर्स की तो बात ही छोड़ दो। तो ये सारी प्रॉब्लम जब लोगों के सामने आई तो लोगों का दिमाग खुला, लोगों ने सोचा कि नहीं, जो हमारे रिसोर्सेज है वो गॉड गिफ्ट नहीं है, अब हमें इसको इस तरीके से यूज करना है कि कोई प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। अब इसका जुडिशियल यूज करना है, देखो, टू यूज जुडिशियली, अब इसको जुडिशियली यूज करना है। जुडिशियली यूज का मतलब कि एक सही ढंग से इस्तेमाल करना है इसका, जिससे हम प्रॉब्लम में न पड़े, ठीक है। अब जुडिशियल यूज के लिए लोगों का कॉन्सेप्ट जो था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लोगों को लाया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? तो सस्टेनेबल, सस्टेन का मतलब बेसिकली कह सकते हो सिंपली कि टू कैरी ऑन, मीन्स आगे इसको और ले जाया जा सके। कोई डेवलपमेंट का प्रोसेस, कोई डेवलपमेंट का काम अगर आप आगे तक कैरी ऑन कर सकते हो, फ्यूचर जनरेशन तक ले जा सकते हो, तो वो आप सस्टेन कर रहे हो, मीन्स उसको रोके हो, टिका हुआ है वो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? कोई ऐसा डेवलपमेंट का प्रोसेस जो आगे हमें कैरी करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई बाधा ना आए, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स फ्यूचर तक चले, कोई रुकावट ना आए। अब इसके लिए क्या जरूरत था? तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम्स जो आई थी वहीं से इसका आंसर देखते हैं। पहली प्रॉब्लम थी कि हमारे प्रेजेंट टाइम का जो है, हमारी नीड्स, उस पर हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, क्योंकि रिसोर्सेज तो खत्म हो रही थी, तो प्रेजेंट टाइम में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी, और तीसरी प्रॉब्लम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, ठीक है। तो इसको अगर सुधार लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल है, ठीक है। अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम डेवलपमेंट करेंगे तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो यहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनीशन क्या बन सकती है? सच अ डेवलपमेंट which takes place without harming या without damaging the environment। एक ऐसा डेवलपमेंट जिससे इन्वायरमेंट का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है, मीन्स इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना हो। सेकेंड पॉइंट, एंड पीपल ऑफ प्रेजेंट एरा डू नॉट, क्या, प्रेजेंट एरा डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मीन्स प्रेजेंट टाइम पे जो ह्यूमन है वो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज भी ना करें। तो ये दो मेन पॉइंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनीशन की। क्या? तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, मीन्स डेवलपमेंट ऐसे हो कि इन्वायरमेंट को उससे कोई क्षति ना पहुंचे, कोई हानि ना हो, ठीक है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड पीपल इन प्रेजेंट should not compromise with the need of future generation, मीन्स फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज न किया जाए। इसमें ये भी पॉइंट है, लिखा नहीं गया है पर ये भी पॉइंट है कि प्रेजेंट जनरेशन में जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको अपने नीड्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ग्रीड्स, इससे बचना है, क्योंकि गांधी जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि नीड्स अगर आप फुलफिल करो तो उसके लिए रिसोर्सेज की कमी कभी नहीं होगी, ठीक है। पर अगर गिड्स फुलफिल करोगे तो उसके लिए रिसोर्सेज की कमी होना लाजमी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या कि आप एनवायरनमेंट को कोई हानि ना हो और फ्यूचर जनरेशन के साथ प्रेजेंट में जो लोग हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक आता है प्लानिंग। इसमें बात क्या होती है? तो इसमें सारी चीज एनालाइज करने के बाद कि रिसोर्स कहाँ पे है, कितना है, ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद हम उसको यूज करने का प्लान करते हैं कि उसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए की तक टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कैसी मशीनरीज हमें चाहिए, कैसे स्किल के लेबर चाहिए, कैसे स्किल की वहां पे जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर मेटल है तो मेटल के लिए मेटल वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, अदर रिसोर्सेज हैं तो उस टाइप के रिसोर्स बेस्ड स्किल की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज का भी प्लानिंग किया जाता है कि उस टाइप के स्किल्ड लेबर्स हम लोग को चाहिए, उस टाइप की टेक्नोलॉजी चाहिए। आफ्टर दैट हमारा थर्ड टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल सेटअप, कि उन रिसोर्स को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए किन इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए जाते हैं, कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी लगाई जाती हैं। तो ये आ गया आपका प्लानिंग के अंडर। तीसरा टॉपिक है मैचिंग। मैचिंग में क्या होता है? तो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद, सारी सेटअप्स करने के बाद
अब स्टेप आता है कि हमें जो रिसोर्स हमें मिल रहा है उसका कितना % यूज करना है। ये कैसे होता है? तो प्रेजेंट में हमारा जो रिसोर्स का प्लान है, मीन्स प्रेजेंट में जो भी हमारा डेवलपमेंट प्लान है कि यहाँ पे इतने की जरूरत है, उसको मैच करते हैं फ्यूचर प्लान से कि फ्यूचर में कितने की जरूरत पड़नी है, फ्यूचर जनरेशन को कितने रिसोर्सेज की जरूरत पड़नी है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रेजेंट डेवलपमेंट प्लान को मैच करते हैं। और मैच करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि प्रेजेंट में जो हमारे पास रिसोर्स है उसका कितना % हम प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होंगे रिसोर्स प्लानिंग के, आइडेंटिफिकेशन या सर्वे, सेकेंड है प्लानिंग और थर्ड है आपका मैचिंग। मैचिंग में सीधा लिख सकते हैं कि प्रेजेंट डेवलपमेंट प्लान इज मैच्ड विथ future development plan and it is decided that how much of the resource is to be used in present time, means present development plan को future development के साथ प्लान के साथ मैच करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कितना रिसोर्स हम प्रेजेंट पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद बहुत सारे आप रिसोर्सेज पढ़ चुके, बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ चुके, उनमें से एक एग्जांपल आपका है लैंड रिसोर्स। अब यहाँ पे लैंड रिसोर्स, क्योंकि ये भी एक एग्जांपल ही है, तो इस पे इतना इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि आपको पता है लैंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लैंड पे ही रहते हैं, लैंड पे ही एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं वो अप्रोक्सीमेटली लैंड से ही मिलते हैं, 90 to 95%, इवन मोर देन दैट। कुछ रिसोर्सेज हैं जिनका एटमॉस्फेयर में एग्जिस्टेंस हो सकता है, बाकी यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। लैंड रिसोर्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, अब लैंड रिसोर्स जितना है इंडिया में, कितना है टोटल लैंड, कितना है इंडिया में, क्लास 9 का क्वेश्चन है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया की कितनी है? तो ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब उस टोटल जियोग्राफिकल एरिया को कैसे यूज करते हैं, कितने पैटर्न पे हैं, तो ये सारी चीजें इट्स यूज डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। कैसे उन टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड को हम यूज करते हैं, ये बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक आपका फिजिकल फैक्टर होता है और दूसरा होता है ह्यूमन फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर में क्या होता है, तो फिजिकल फैक्टर्स में आपका टोपोग्राफी आएगा कि लैंड कैसा है, प्लेन लैंड है, माउंटेनियस एरिया है, प्लेट्यू एरिया है या फिर कैसा है। ठीक है, टोपोग्राफी के डिपेंड करता है। दूसरा है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, वहां की एटमॉस्फेयर कैसी है, किस टाइप के वेजिटेशन के लिए वो सही है, क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए वहां की क्लाइमेट सही है, क्या एग्रीकल्चर में वो साथ देगी या नहीं देगी। इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि वहां की लैंड किस चीजों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तीसरा फिजिकल फैक्टर है सॉइल टाइप। सॉइल भी ये डिसाइड करता है कि वहां पे एग्रीकल्चर हो सकती है या नहीं हो सकती। ब्लैक सॉइल आपको पता है कि बेसिकली सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल में कॉटन उगाया जाता है, तो अगर ब्लैक सॉइल है तो कॉटन फार्मिंग की जा सकती है। अदर सॉइल्स हैं तो सॉइल टाइप पे भी डिपेंड करता है कि वहां की लैंड किन चीजों के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सेकंड फैक्टर ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी, एक एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो आपको पता है कि वहां पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ज्यादा की जाएंगी, क्योंकि वहां पे लोगों की एग्रीकल्चरल नीड्स भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब अगला है हमारा ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहला पॉपुलेशन डेंसिटी, एक जगह में कितनी पॉपुलेशन है इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो जगह किस तरीके से यूज होगी। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो बेसिकली हम ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करना प्रीफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चरल नीड्स भी ज्यादा जरूरी होती हैं। पर ये डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे भी, दोनों साथ में देखा जाता है। अगर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करनी है और क्लाइमेट साथ ना दे तो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि दोनों सारी चीजें मिला के देखी जाती है कि वहां का लैंड किस तरीके से यूज करने के लिए सुटेबल होगा। सेकेंड ह्यूमन फैक्टर है टेक्निकल कैपेसिटी। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की जा सकती है, क्लाइमेट वहां का है साथ देने लायक। ठीक है, वहां का सॉइल भी है,
एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए, बट प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे ना इरिगेशन की फैसिलिटी है और ना ही हम वहां पे कोई इक्विपमेंट ले जा सकते हैं, तो ऐसे जगहों पे भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो टेक्निकल कैपेबिलिटी कहाँ पे कैसी है, इन चीजों पे भी डिपेंड करता है कि वो लैंड किस तरीके से इस्तेमाल की जाएगी। नाउ लास्ट फैक्टर इज कल्चर एंड ट्रेडिशन। वहां का कल्चर क्या है, क्या वहां पे लेबर का काम करने वाले ज्यादा लोग हैं या फिर सेल्फ फाइनेंस बिजनेस चलाने वाले हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वहां पे, या फिर एरिया के कल्चर पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप साउथ में चले जाइए तो साउथ में कोई और क्रॉप्स उगाना प्रीफर करते हैं, हमारे कंट्री साइड नॉर्थ साइड में कुछ और उगाना प्रीफर करते हैं। तो इन चीजों पे भी डिपेंड करता है, वहां की कल्चर और ट्रेडिशन पे भी डिपेंड करता है कि लोग क्या करना प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फिजिकल फीचर फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स जिस पे लैंड रिसोर्स का यूज डिपेंड करता है। अब देखो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा दो बेसिस पे, इन दोनों बेसिस पे इंडिया का लैंड यूज होता है, पर इंडिया के लैंड का 100% कौन सा लैंड कहां पे यूज होता है इसका सर्वे हम लोग की कंट्री नहीं कर पाई है। कितना कंट्री सर्वे की है, तो टोटल हमारी कंट्री सिर्फ 93% सर्वे की है। टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 93% लैंड का ही सिर्फ सर्वे हो पाया है, 7% लैंड अनसर्वेड है। अब ऐसा क्यों 7% को अनसर्वेड छोड़ दिया गया, तो इसका दो रीजन है। पहला रीजन कि कुछ लैंड्स ऐसे हैं हमारी कंट्री में जहां पे या तो बहुत ज्यादा गर्मी है, टू हॉट, या फिर टू कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी है, या फिर माउंटेनियस रेंज इलाके हैं जहां जाके सर्वे करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ परसेंट तो इसमें चले जाते हैं और कुछ परसेंट आपको पता है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो कश्मीर का आपका ये ऊपर वाला दो पार्ट दिखेगा, ठीक है, इसमें आपका ये वाला पार्ट जो है ये चाइना ऑक्यूपाई कर चुका है और ये वाला पार्ट जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर चुका है। इंडिया का सिर्फ इतने पार्ट पे कंट्रोल है, तो इन दोनों पार्ट का भी हम सर्वे सही तरीके से या फिर कह सकते हैं कि सर्वे कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये दोनों मिला के टोटल 7% होता है जो हमारे लैंड्स अनसर्वेड है, बाकी और भी कुछ पार्ट्स हमारे आ जाते हैं। ये तो बेसिकली आपका जम्मू कश्मीर का एरिया है और जो बाकी एरिया है उसमें से ज्यादातर आपका असम का एरिया है। असम में कुछ एरियाज हैं जो हमारा अनसर्वेड रह जाता है। ठीक है, तो अनसर्वेड में बेसिकली कहाँ का एरिया आता है, जम्मू कश्मीर और असम का। ठीक है, अब इसके बाद जो 93% सर्वेड लैंड है वो 93% का यूज कैसे होता है ये देखते हैं। तो अभी यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ये 100% आएगा, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि ये 100% हो रहा है, हम सिर्फ 93% का ले रहे हैं, नहीं। टोटल सर्वेड लैंड मींस 93% ही सर्वेड है, लेकिन जितना भी सर्वेड है उस 100% सर्वेड लैंड का हम डाटा निकाल रहे हैं। उस 100% सर्वेड लैंड में 43% हमारा प्लेन लैंड में आता है। प्लेन लैंड मतलब समतल जमीन कह सकते हैं जो प्लेन है। ठीक है, अब प्लेन लैंड पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस क्या होती है, तो प्लेन लैंड इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, ये इट इज गुड फॉर एग्रीकल्चर। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है, तो प्लेन लैंड पे हम बेसिकली एग्रीकल्चर करते हैं। इसके बाद 30% माउंटेन लैंड है। माउंटेन लैंड पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो नहीं सकती। माउंटेन लैंड को बेसिकली किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो वहां से ज्यादातर हमारी रिवर्स फ्लो होती है, उसका काफी ज्यादा एरिया हमारे रिवर्स ने कवर किया हुआ है। कुछ एरियाज जो बचते हैं वो वेस्ट भी जाते हैं और कुछ एरियाज हम टूरिज्म की तरह यूज करते हैं, हिल स्टेशन वगैरह बना देते हैं जो टूरिज्म के पर्पज से यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्लेन लैंड का यूज बेसिकली गुड फॉर एग्रीकल्चर है। माउंटेनियस लैंड का रिवर्स एंड टूरिज्म के लिए यूज होता है। और थर्ड जो 27% है वो हमारा कैसा लैंड है, तो वो प्लेट्यू रीजन है। जो अब बेसिकली आप साउथ साइड में जाएंगे तो वो हमारा प्लेट्यू रीजन है। ठीक है, प्लेट्यू रीजन है और प्लेट्यू के नीचे आपको पता है कि बहुत सारे मिनरल्स दबे हुए हैं, तो दीज आर मिनरल रिच एरियाज। जितने भी एरियाज प्लेट्यू रीजन में हैं वो मोस्टली मिनरल रिच एरियाज होते हैं। और वो मिनरल रिच एरियाज बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है, तो माइनिंग के लिए यूज होता है। तो इट इज सुटेबल फॉर मिनरल्स एंड माइनिंग। तो ये तो आपका हो गया कि टोटल जियोग्राफिकल लैंड का जो 93% सर्वेड लैंड है उसका डाटा कि कैसे ये यूज होता है, कितना परसेंट किस तरह का लैंड है। अब अगले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, अगले लेक्चर में हमें पढ़ना है कि
टोटल जो हमारा लैंड है उसमें से कितना % डिग्रेड हो चुका है, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ना है, लैंड डिग्रेडेशन किन कॉजेज से हुआ है, उसको कैसे सही किया जा सकता है, उसके सॉल्यूशन क्या है, और सेम वे में हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में कि सॉइल को कंजर्व कैसे किया जाए और सॉइल इरोजन के बारे में, सॉइल इरोजन कैसे होता है। तो आज के लिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।